वेलकम टू वनली जीएस। स्वागत है आप सभी का वनली जीएस के करंट अफेयर डिस्कशन में। आज हम जनवरी और फरवरी मंथ के महत्वपूर्ण इंडेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे में ये सोच रहा था कि इंडेक्स को मैं एक ग्राफ में निकाल करके आप सभी को प्रोवाइड कर दूं या फिर एक वीडियो बना दूं, लेकिन मुझे लगा कि एक ग्राफ के द्वारा जब हम किसी चीज़ को करते हैं और चीज़ें बहुत सीमित होती हैं तो हमें, क्योंकि ब्रेन का अपना एक होता है, सिम्टम होता है कि हम जितना कुछ देखते हैं सुनते हैं उसका आई थिंक 65 से 70% चीज़ें ही हमारे दिमाग में वो हम रह पाती है। तो मैंने सोचा कि अभी तो कोई एग्ज़ाम हो नहीं रहा, तो क्यों ना हम ये जितने भी इंडेक्स हैं उसका एक ओवरऑल थोड़ा सा बेसिक के साथ साथ वो कौन सा जारी करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको साथ में जब भी कोई रिपोर्ट आया तो उसको हम डिस्कस कर ले। इससे एक फ़ायदा होगा कि उस रिपोर्ट से संबंधित जो भी चीज़ें होगी ओवरऑल उसकी जानकारी मिल जाएगी और उसके द्वारा उसके बाद उसे कौन जारी करता है, उसमें रैंकिंग क्या है, कौन सा देश लास्ट है, कौन सा देश फर्स्ट है, इन सब की जानकारी मिल जाएगी। तो इस सब की जानकारी तो मैं यही बोल रहा था बाई ग्राफ में कर ही देता, लेकिन मैं इस तरह से इसलिए बनाने की कोशिश किया हूँ ताकि आपको ओवरऑल थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा जानने को मिल सके, ताकि चीज़ें जब आप कुछ पढ़ें या कहीं देखें तो चीज़ों को कोरिलेट कर पाएँ। इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह का एक मैं एक 10 मिनट 15 मिनट या 12 मिनट या जितना भी अभी हो सके उतने देर का एक मैं वीडियो बनाऊं। यदि यह आपको सही लगे, आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताने की कोशिश करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट। कह रहे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2021, इसे जारी कौन करता है? आमतौर पे जो एग्ज़ाम में है यही पूछा जाता है, इसे जारी कौन करता है और उसमें रैंकिंग किसकी कौन सी है। ठीक, तो इसे जारी करता है UNCTAD, यानी कि UN यूनाइटेड नेशन का एक ये संस्था है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक, और इसमें देखते हैं ओवरऑल इसमें आखिर इस रिपोर्ट में किस चीज़ का वर्णन होता है। तो इसमें क्या है कि इस रिपोर्ट में वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन किया जाता है। उदाहरण के लिए अभी अगर हम मौजूदा समय में देखें तो कोरोना वायरस के चलते जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ठीक, तो इन सब के विषय में इसका क्या इफेक्ट है, कौन कौन सेक्टर पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, आने वाले समय में इसका और क्या हमारे अर्थव्यवस्था पे या विश्व की अर्थव्यवस्था पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ इस प्रभाव से विश्व के अन्य क्षेत्रों में इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसे जो इंटरनेशनल जो रिलेशन है, ठीक, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आमतौर पे जो आम लोगों का जो जनजीवन है उन चीज़ों पे इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सब की जो डिटेल्स जो होती है ना, रिपोर्ट जो जानकारी होती है इस रिपोर्ट में इंक्लूड किया जाता है। ठीक, तो आगे देखते हैं। ये तो समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। आगे इस रिपोर्ट में हम बातें करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो इस रिपोर्ट में सामने आई है। कहा जा रहा है कि वर्ष 2020 में विश्व के सकल उत्पादन में भारी गिरावट आने की संभावना है। ठीक, और ये गिरावट लगभग कितनी है? 4.3% है। मैं साथ ही एक बात और बताना चाहूँगा, चूँकि ये जनवरी और फरवरी मंथ के सारे इंडेक्स हैं, तो इसमें जो भी डाटा का मैं यूज करूँगा इसी मंथ के अकॉर्डिंग डाटा का यूज करूँगा। लेकिन जब हम मई अप्रैल या अभी इस टाइम में जब हम लोग किसी रिपोर्ट या इंडेक्स को देखेंगे या पढ़ेंगे या बताएंगे तो उसमें मैं इन चीज़ों को फिर मेंशन करने की कोशिश करूँगा, ताकि इससे क्या होगा कि आपको उस रिपोर्ट के प्रति कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई झिझक ना हो। इसलिए मैं इस तरह करने का कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो गिरावट है वैश्विक सकल उत्पादन में, जो गिरावट है 4% संभावित है, और ये सबसे अधिक कहाँ पे होगा? तो विकसित देशों में ये इस तरह की गिरावट देखी जा रही है। और आखिर विकसित देशों में ही क्यों देखी जा रही है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, हम आमतौर पे क्या होता है, एक विकासशील और एक विकसित देश में जब बजट पारित होता है, ठीक, तो उसमें किया जाता है कि उस बजट में कुछ एक्स्ट्रा बजट पारित करने की कोशिश की जाती है। एक्स्ट्रा बजट पारित करने का मतलब ये हुआ
कि हम उसमें जो कुछ एक्स्ट्रा पैसा मतलब रिजर्व में रखते हैं, ताकि कुछ ऐसे सिचुएशन सामने आ जाए जिनके लिए मतलब जो मतलब संभावना ना हो, संभावित ना हो, लेकिन उस तरह के सडनली कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वैसे कंडीशन में उस पैसे का यूज किया जा सके और उस समस्या से निपटा जा सके। लेकिन विकसित देशों में क्या होता है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि जितने का बजट पेश किया जाता है उसके अतिरिक्त जो भी पैसा होता है उसे ट्रेड, बिजनेस या इंडस्ट्री में लगा दिया जाता है। ठीक, जैसे कि अगर मैं आपको साधारण शब्दों में बताने की कोशिश करूं तो देखिएगा कि एक आम इंसान के जीवन में और एक हाई प्रोफाइल जो होता है लोग होते हैं उनके जीवन में अंतर क्या होता है कि एक आम आदमी जब कमाता है कुछ तो उस कमाए हुए पैसे का वो हर तरीके से एक मतलब नहीं होता, एक बैलेंस बना के रखता है। जैसे कि उसे मंथ में कितना खर्च करना है, कितना बचा के रखना है, उसके बाद कुछ ऐसे पैसे को वो रिजर्व कहीं रखता है कि मुश्किल वक्त में उसका यूज किया जा सके। ठीक, और यही चीज़ एक विकसित और एक विकासशील देशों में अंतर देखने को मिलता है। और यही चीज़ जो अभी विकसित जो देश अमेरिका हुए इन और जो विकासशील देश है भारत या चीन में ये देखा जाता है, क्योंकि वर्तमान में जितने भी इंडस्ट्री और जो बिजनेस है सारे के सारे ठप हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है, जब इंडस्ट्री चलेगा ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट में जो भी पैसे लगे हैं उनका आउटपुट आएगा कहाँ से। ठीक, यही वजह है कि वहाँ पे जो गिरावट है वो अन्य देशों की तुलना में काफ़ी अधिक देखी जा रही है। अब आप बात करते हैं कि जो G20 देशों का एक जो ग्रुप है उसमें मात्र चीन ही एक ऐसा देश है जिसकी जो वृद्धि दर जो है सकारात्मक है। क्या है? सकारात्मक है। बाकी जितने भी कंट्री हैं उनकी वृद्धि दर नकारात्मक देखी जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये दिखाया गया है या बताया गया कि नौकरियों की समाप्ति हो रही है। ठीक, कोरोना वायरस की वजह से क्या हो रहा है, नौकरियों की समाप्ति हो रही है। और ये लगभग कितने अभी मतलब ये जनवरी जब तक का ये डाटा है उस टाइम तक लगभग कोरोना वायरस की वजह से जो है 2.7 अरब नौकरियां छीनी जा चुकी हैं। यानी कि ऐसे लोग जो पहले इतने यानी कि 2.7 अरब नौकरी में थे वे जो है अभी क्या हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। और ये वैश्विक कार्यबल का लगभग कितना परसेंट है, तो 81% है। साथ ही मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे अधिक जो मतलब प्रभावित हुई हैं उनमें महिलाएं भी शामिल हैं। क्योंकि देखिएगा कि श्रम गहन जो क्षेत्र होता है अक्सर उन क्षेत्रों में 50% से अधिक ठीक महिला कार्यरत होती हैं। और उस तरह के सारे सेक्टर अभी जैसे कि टेक्सटाइल हो गया या फिर जितने मतलब बैंकिंग इस टाइप का सारे के सारे सेक्टर अभी बंद पड़े हैं। और जिस कारण अभी जो महिलाओं को जो रोजगार मिला हुआ था वो सारे के सारे बंद होने की वजह से उनकी स्थिति भी काफ़ी खराब है। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत में भी जो बेरोजगारी की जो दर है, ठीक, ये जब रिपोर्ट निकला था तब तक की बात है और ये 2020 की बात इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया 2020 की बातों को। तो उस वक्त जो बेरोजगारी की जो दर थी लगभग 23% थी। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है निर्धनता में वृद्धि। ठीक, यानी कि कोरोना वायरस के वजह से निर्धनता में वृद्धि होने की भी संभावना है। जाहिर सी बात है कि वृद्धि और मतलब चाहे निर्धनता में वृद्धि हो या विकास हो, मतलब निर्धनता में वृद्धि हो या लोगों का विकास हो, ये सारी की सारी चीज़ें कब किन चीज़ों पे मतलब क्या डिपेंडेंट होती है, तो वो है कि हमारा जो देश है या किसी भी विश्व का कोई भी देश है वहाँ का विकास जो है एक मतलब एक सर्किल होता है। विकास की जो प्रक्रिया होती है एक सर्किल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक, जैसे कि अगर इंडस्ट्री चल रहा है तो उससे फिर जो प्रोडक्शन होगा तो आम लोगों तक जाएगा, फिर वो आम लोग रिटेलर के पास मतलब लेंगे, फिर यहाँ पे जो इंडस्ट्री में लेबर है वो काम करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा, फिर वो चीज़ों को खरीदेंगे, फिर इस तरह से करके जो है ना एक एज ए सर्कल में होते हुए फिर ये यहाँ तक पैसा पहुँच जाएगा। तो ये जो अभी जो प्रक्रिया है वो पूरी रूप से पूर्ण तक टूटी हुई है और सारा का सारा इंडस्ट्री ठप है। लोग जो है बेरोजगार हैं, घर पे बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है
कि उनके पास क्या है, जब काम ही नहीं है तो पैसा ही नहीं होगा, जब पैसा ही नहीं है तो जाहिर सी बात है वो मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रहेंगे। यही तो इसका निश्चित है कि क्या, कि गरीब जो निर्धनता है या जो गरीबी की जो संख्या है वो उसमें वृद्धि होनी ही होनी है। तो इसमें देखा जा रहा है कि 2020 में ही निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में जो लोग जो थे उनमें बढ़ोतरी होकर के कितनी हो गई हैं, ये लगभग 13.1 करोड़ होने की संभावना है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है 5वीं अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2020। ठीक, इसमें क्या होता है, ये जारी कौन करता है, तो UNEP, ये UN की ही एक संस्था है जिसके द्वारा ये जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में आखिर होता क्या है, आखिर किस बात को मतलब सम्मिलित किया जाता है, तो इसमें क्या है, इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन हेतु किए जा रहे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का उल्लेख किया जाता है। यानी कि अभी जो जलवायु परिवर्तन की जो समस्या या चुनौती हमारे सामने है, तो उसको लेकर के कौन सा देश हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या चीज़ें की जा रही है, इन सारी चीज़ों का इसमें वर्णन किया जाता है। अनुकूलन, इसमें यहाँ पे अनुकूलन जो शब्द जो है आखिर इसका क्या मतलब है, तो अनुकूलन मतलब क्या होता है कि किसी समस्या या चुनौती से निपटने के लिए निपटने में उन चीज़ों की या उन लोगों की मतलब वो कितने सक्षम हैं, कितने एडप्टेबल हैं। ठीक, तो इसमें देखिए, इसमें मैंने जो लिखा है क्या है कि वस्तुतः यह एक प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है, एक प्रक्रिया है जो जलवायु परिवर्तन के प्रति देशों और समुदाय की सुविधता को कम करने पर बल देता है। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। इसे जारी कौन करता है, तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो KH कैल्विन इसके अध्यक्ष हैं। और ये जो रिपोर्ट होता है ITA के डाटा पर आधारित होता है। तो अब बात ये है कि आखिर ये IATA क्या होता है, एटा होता क्या है, तो ये जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है। ठीक, जो कि मतलब पासपोर्ट से संबंधित बहुत सारे मतलब डेटा को ये कलेक्ट करके रखता है। और इसी डेटा पे जो आधारित है ये रिपोर्ट है, जिसे जारी किसके द्वारा किया गया, तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। आखिर इस रिपोर्ट में होता क्या है, तो कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट के तहत किसी देश के पासपोर्ट को इस आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है कि पासपोर्ट धारक बिना किसी वीज़ा के कितने देशों में यात्रा कर सकता है। ठीक, इसका मतलब एक क्रेडिट टाइप का होता है कि आपकी क्रेडिट कितनी अच्छी है। अब जैसे कि हम बात कर ले अब पाकिस्तान की, तो उसका क्रेडिट इतना ख़राब है कि उसे तो मतलब आप सब समझते ही हैं, जानते ही हैं। तो अब देखिए इसमें यह है कि अब प्रथम रैंक आखिर किसको मिला है, आखिर किसकी कौन सा ऐसा देश का जो पासपोर्ट है जिसके द्वारा जो है हम अधिक से अधिक देशों का मतलब नहीं होता है कि वीज़ा पूर्व, यानी कि जो वीज़ा जो मिलता है उससे पूर्व भी हम वहाँ पे जाकर के यात्रा कर सकते हैं। ऐसे कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं। तो इस रैंकिंग में जो प्रथम स्थान है वो किसका है, तो वो जापान का है। ठीक, और जापानी पासपोर्ट जो धारक हैं वो 191 देशों में पूर्व वीज़ा की यात्रा कर सकते हैं, यानी कि वीज़ा जो मुक्त यात्रा कर सकते हैं। वहाँ अगर यदि आपके पास वीज़ा नहीं भी हो तो वहाँ पे आप यात्रा या विजिटिंग या फिर जा सकते हैं। बात यदि हम भारत की करें तो इसमें भारत को जो स्थान मिला है वो मिला है कितना, वो मिला है 50वीं, यानी कि 85 रैंक इसको मिला है। और इसमें कुल कितने देश थे, तो इसमें लगभग 199 देश मिले थे। और लास्ट वाला जो देश था कौन था, तो अफगानिस्तान था। ठीक, और देखिए जो भारत की जो स्थान है 85 है, तो उसमें क्या है कि भारत पासपोर्ट धारक जो व्यक्ति हैं वो 98 देशों में, कितने देशों में, 98 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो जारी किया जाता है IMF के द्वारा। ठीक, IMF मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो है जो हमारा इकॉनमी है वो कितना
उसका मतलब ग्रोथ रेट रहेगा, इसके विषय में हम इसमें वर्णन किया जाता है। जैसे कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है अनुमानित आर्थिक वृद्धि तय की गई है। अब इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो 2021 में वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है वो 5.5 इसकी ग्रोथ रेट रहेगी। मैंने पहले ही बता दिया है कि जितने भी रिपोर्ट हैं, ठीक, ये जितने भी रिपोर्ट हैं वो सारे के सारे उस टाइम यानी कि जनवरी मंथ में जो भी रिपोर्ट जारी किए गए हैं उसी का डाटा इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट जब हम मई तक या अभी जो मई या जून तक जब हम आएंगे तो फिर इस डाटे को हम लोग अपडेट करेंगे। मैं इसके पीछे मैं उस वक्त भी बताया था, मेन मकसद ये था कि आपको इन सारे चीज़ों के विषय में क्लैरिटी रहे, ताकि आप कन्फ्यूजन में ना पड़े कि यहाँ पे जो रिपोर्ट निकाला गया था उसमें तो इतनी ग्रोथ रेट थी, आप इतना बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर रहे, इसलिए मैं इन चीज़ों को मतलब क्या कर रहा हूँ, बताने का कोशिश कर रहा हूँ। जब हम नेक्स्ट करेंगे तो उसमें ये सारी जो भी रिपोर्ट में जो भी चीज़ें चेंजिंग होंगी वो सारा उसमें हम लोग इंक्लूड या कोरिलेट कर लेंगे, ठीक। और 2021 में जो वैश्विक अर्थव्यवस्था उसका जो औसत जो अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ होगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा 5.5%। और 2022 में कितना रहेगा तो 4.2%। बात ये हम करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की मतलब जो वृद्धि यानी ग्रोथ रेट रहेगा वो लगभग कितना रहेगा, तो वो रहेगा 11.5%, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, हम एक बात और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे IMF के बारे में। एक्चुअली मुझे यहाँ पे डिटेल लिख देना चाहिए था लेकिन मैं नहीं लिखा, मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही बता दूंगा। तो ये जो है इसका ये क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, तो आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आई थिंक इसकी स्थापना जो है 1944 में की गई थी इसकी स्थापना, ठीक। और इसके जो वर्तमान जो निदेशक हैं, प्रबंधक निदेशक, वो कौन है, तो इसके वर्तमान प्रबंधक निदेशक हैं क्रिस्टीन लेगार्ड, ठीक। और क्रिस्टीन लेगार्ड, ठीक। और देखा जाए इसका आखिर कार्य क्या है, ठीक, आखिर ये क्या करता है, तो ये जो है अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पे मतलब नज़र रखता है और उन्हें आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है। कहने का अर्थ यह है कि इसके जितने भी सदस्य देश हैं उन्हें आर्थिक और तकनीकी रूप से कितनी और क्या चीज़ की आवश्यकता है, इन सभी चीज़ों पे ये रिपोर्ट भी जारी करता है और उससे संबंधित चीज़ों को वो मुहैया भी या उपलब्ध भी कराता है। और यही जो है IMF का मतलब नहीं होता है, मेन वर्क है, यानी कि मुख्य कार्य यही है इसका। अब बात इसकी अगर हेडक्वार्टर की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC जो है इसका हेडक्वार्टर है, जो कि अमेरिका की राजधानी है, वाशिंगटन DC। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो इसे जारी कौन करता है, तो इसे जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट में आखिर होता क्या है, तो यह रिपोर्ट जो है दर्शाती है कि देश और व्यवसाय में मौजूदा जो देश और व्यवसाय में मौजूदा चुनौतियों के विरुद्ध कैसे कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, ठीक। इसे जारी कौन करता है, तो जर्मन मार्च के द्वारा जारी किया जाता है, जो जर्मनी की एक NGO है, ठीक। इस रिपोर्ट में आखिर होता क्या है, इस रिपोर्ट में जो है यह रिपोर्ट इस बात का विश्लेषण करता है कि मौसम संबंधी क्षति की घटनाओं के प्रभाव से विभिन्न देश और क्षेत्र को किस सीमा तक प्रभावित हुए हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो भी जलवायु परिवर्तन या मौसम संबंधी जो भी क्षतियाँ या घटनाएं होती हैं उन घटनाओं से कौन सा देश कितना प्रभावित हो रहा है। तो इस इंडेक्स में जो है, इस इंडेक्स के अनुसार 2000 इस रिपोर्ट या इंडेक्स के अनुसार 2019 में चरम मौसम घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित देशों में
प्रथम स्थान किसका है, प्रथम स्थान किसका है, तो मोजाम्बिक का, ठीक। और 7वें स्थान पर कितना है, कौन सा है, तो 7वें स्थान पे हमारा प्यारा भारत है, जो कि बहुत ही खराब स्थिति है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट, ठीक। इसे जारी कौन करता है, तो UNCTAD के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें FDI प्रवाह का आकलन किया जाता है, यानी कि FDI का जो प्रवाह है वो किस तरह का है, ये सारी बातें इसमें डिस्कस की जाती है। तो इस संदर्भ में अगर हम वैश्विक FDI की बात करें, ठीक, तो इसमें जो है 2019 में 1.5 ट्रिलियन इसका प्रभाव रहा, ठीक। और 2020 में जो है ये 42% तक घट के कितना हो गया, 859 बिलियन डॉलर, ठीक, ये अनुमानित ये हो गया, ठीक। और ये गिरावट विकसित देशों में अधिक थी, ये गिरावट जो है विकसित देशों में अधिक थी। बात यदि करें हम अपने प्यारे भारत के विषय में, ये है कि FDI का जो प्रवाह है इसमें वृद्धि हुई है, और ये कितना परसेंट, तो 13% की वृद्धि हुई है। और यह वृद्धि डिजिटल क्षेत्र में निवेशकों की रुचि के कारण हुई, यानी कि ये अन्य नहीं, ये सिर्फ डिजिटल क्षेत्र में, जो आज के दौर में जो लॉकडाउन की स्थिति में डिजिटल क्षेत्र में जो लोगों का रुझान बढ़ रहा है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, या भी जितनी भी साइट्स हैं अभी, ठीक, उन चीज़ों को, या फिर देखिए अभी जो जितने भी मूवीज़ जो हैं ऑनलाइन ही रिलीज हो रही हैं, तो सारा का सारा जो काम है ऑनलाइन ही हो रहा है, और यही वजह है कि इस क्षेत्र में जो है वृद्धि हुई है, ठीक। और ये यहाँ पे वृद्धि होने का वजह जो है, ये जो 2020 में जो है FDI में वृद्धि कितना दर्ज किया गया है, तो 13% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं लोकतंत्र सूचकांक के विषय में, ठीक। तो इसे जारी कौन करता है, तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें चर्चा किस बात की होती है, तो इसमें जो है देशों की लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति की जानकारी मिलती है, यानी कि जो देश की जो लोकतंत्र व्यवस्था है उसमें वो कैसा है, किस तरह का प्रदर्शन है, किस तरह की चीज़ें वहाँ पे है, लोगों को कितना स्वतंत्रता प्राप्त है, सरकार लोगों पर कितने दमनकारी या शोषणकारी नीतियों का मतलब नहीं होता है, इम्पोज करती है, उस पर लादने की कोशिश करती है। ये सारी चीज़ों का इसमें डिस्कशन होता है, और इसमें इसी के अकॉर्डिंग देशों की रैंक जारी की जाती है। तो इसमें जो प्रथम जो देश है, यानी कि जहाँ पर लोकतंत्र सबसे अच्छा है, वो कौन है, नॉर्वे है। और भारत की जाए तो इसमें भारत के जो स्थान है 53 है, कितने देशों में, तो कुल 167 देशों में भारत के स्थान कितनी है, 53 है, ठीक। और ये 2019 में जो था वो 51 यानी कि 51 था, जो कि घट के, यानी कि 2 स्थान घट के कितना हो गया, 53 नंबर पे आ गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, आई थिंक आज का जो इंडेक्स या रिपोर्ट की जो जितने भी इस मंथ में जो भी रिपोर्ट या इंडेक्स आए हुए हैं, वो सारे के सारे आई थिंक जो इम्पोर्टेंट थे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, उनको मैंने क्या किया, डिस्कस कर दिया है। और आगे भी यदि आपको ये अच्छा लगे, या फिर आप बताएं कि डायरेक्टली मैं ग्राफिंग करके आपको दे दूं, या इस तरह के एक डिस्कशन के साथ आप लोगों को बताने की कोशिश करूं, अगर दोनों में आप जैसे चाहें वैसे मैं करके आप लोगों को दे सकता हूं, तो आप बताएं, उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं उन चीज़ों को पूरा करने का कोशिश करूँगा, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक साथ ही साथ एक बात और मैं कहना चाहूँगा फिर से, कि यदि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो या तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर एंड वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।